हाँ देखिए बच्चों, मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हो चुकी थी और उसके बाद जो है शुंग वंश का प्रारंभ हो चुका था। और अब इसके शासन के बारे में बताया जा रहा है कि उसका शासन का जो अधिकार क्षेत्र था वह छोटा था, कम क्षेत्र पर था उसका शासन का अधिकार। और दक्षिण में जो है बड़े राज्य उस समय और अपनी उन्नति कर रहे थे, वो उभर कर आ रहे थे। इसके बाद बात आती है मेनांडर। मेनांडर के नेतृत्व में जो है उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमला किया, लेकिन उनकी हार हुई। ये शुंग वंश की बात यहाँ पर की जा रही है। और मेनांडर पर जो है वह भारतीय चेतना और भारतीय वातावरण से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और उसके बाद जो है उसकी प्रसिद्धि राजा मिलिंद के नाम से इतिहास में जानी जाती है। और बौद्ध जो आख्यान है उनमें उसकी लोक प्रसिद्धि एक संत के रूप में भी हुई है, उसका वर्णन संत के रूप में भी मिलता है। इसके बाद देखिए, भारतीय और यूनानी संस्कृति दोनों का क्या है, मेलजोल हुआ। और दोनों के मेलजोल से ही यूनानी और बौद्ध कला का जन्म भी हुआ। अब आगे देखिए, भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट देश नगर में एक ग्रेनाइट पत्थर की लाट है जो हेलिओदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट देश नगर में एक ग्रेनाइट पत्थर की लाट है जो कौन से नाम से प्रसिद्ध है, हेलिओदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है, इस नाम से वो जानी जाती है। और इसका समय यहाँ पर बताया गया है ईसवी पूर्व शताब्दी। और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा हुआ है। तो संस्कृत का लेख जो है पत्थर पर कैसे खुदा हुआ है, वो खोद कर बनाया गया है, क्योंकि पत्थर पर लिख तो सकते नहीं, और लिखेंगे भी यदि आप किसी से तो वो उतने समय तक रुकेगा नहीं, बारिश आएगी जैसे उससे भीग जाएगा तो वो मिट जाएगा। तो यहाँ पर पत्थर पर जो लिखा है, तो पत्थर पर पुराने समय में जो भी राजा अपना राज्य के बारे में, कोई विजय के बारे में, या जो अच्छे अच्छे महान कार्य थे उनके बारे में जो शिलालेख थे उन पर खुदवाते थे अपने राज्य के बारे में, या कोई अच्छी अच्छी बातें जो भी, तो उनको कैसे पत्थर पर खुदाई करके उस समय खुदवाया जाता था। तो ये संस्कृत भाषा में एक लेख लिखा मिलता है। अब आगे देखिए, मध्य एशिया में शक थे, वो कहाँ तक, अक्षु नदी की घाटी में बस गए और यूई चीन सुदूर पूरब से आए और इन्होंने लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। तो ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि समय समय पर विदेशी आक्रमण हमारे भारत में होते रहे। ये पुराने इतिहास की यदि हम बात करें और तो इतिहास में भी इसका वर्णन मिलता है। और ये शक जो है क्या हुआ, बौद्ध और हिंदू हो गए। तो विदेशी जो है आक्रमण करते थे हमारे यहाँ पर, और आक्रमण करने के बाद कुछ विदेशी जातियां तो हमारे भारत देश में ही बस गई, और उसके बाद फिर वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है विकास होने लगा और पूरी तरह वो भारतीय ही बन गए। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है, यूई चियो में एक दल कुषाणों का था। कुषाण की बात यहाँ पर आ रही है, कुषाण वंश की। तो उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया और उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की तरफ खदेड़ दिया। तो इसमें तो प्राचीन इतिहास में राजाओं के या बाहरी राजाओं के जो आक्रमण का वर्णन मिलता है, जो जितना शक्तिशाली होता था वो अपना अधिकार अधिक क्षेत्र, कहना चाहिए कि अधिक जो विस्तार है अपने राज्य का वो कर लेता था, और बाकी जो कमजोर होता था उसकी तुलना में उसको पराजित होना पड़ता था और वो वहां से उसको अपना राज्य का अधिकार हटाना पड़ता था। इसके बाद देखिए, कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत और मध्य एशिया के बहुत बड़े भूभाग पर अपना विशाल और मजबूत साम्राज्य कायम कर लिया। उनमें से कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन और अधिकांश जो है अधिक संख्या में बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। तो उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उस बौद्ध कथाओं का भी नायक है, जिनमें उनके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया। तो यहाँ पर जो कनिष्क है उनका प्रसिद्ध शासक, उसके बारे में बात की जा रही है कि बौद्ध कथाओं का नायक भी उसे माना गया है। और वह बौद्ध होने के बावजूद भी ऐसा लगता था
कि राज धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला हुआ था उसका, जिसमें जरथुस्ट के धर्म को भी शामिल किया गया था। और ये सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, कुषाण साम्राज्य की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसकी राजधानी थी आधुनिक पेशावर के निकट थी। और तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके नजदीक था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात जो है, ये विभिन्न विदेशी जातियों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, जैसे सीबियनों, यूचियों, ईरानियों, बाक्त्री, यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती। वे विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित किया। तो विभिन्न संस्कृतियों के लोग जब एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। और इनके आपसी प्रभावों के कारण जो है क्या हुआ, मूर्ति कला और चित्रकला की एक शैली ने जन्म लिया। तो उसका जो है उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ पर चीनी राजदूत भी आए। तो उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के वृक्षों की बात आती है। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का भी अद्भुत मेल हुआ। अब आगे देखिए, कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। तो इसको, इस पंक्ति को आप अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से कि कुषाण काल में जो है बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय बन गए। धर्म तो एक ही था लेकिन इसके दो समूह बन गए। तो एक का नाम तो था महायान और दूसरे का था हीनयान, और दोनों के बीच फिर मतभेद भी होने लगा। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित होने लगे और इन बहसों में सारे प्रतिनिधि एक साथ हिस्सा लिया करते थे। और इन विवादों में एक और सबसे अलग और विशेष नाम जो सामने आता है वह है नागार्जुन का, जिनका समय बताया गया है ईसा की पहली शताब्दी में वो हुए थे और उनका व्यक्तित्व बहुत ही महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के ही बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है किसकी, नागार्जुन जो है बहुत ही बड़े विद्वान थे भारतीय दर्शन और बौद्ध धर्म दोनों के। और नागार्जुन के कारण ही जो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय है उसकी विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में भी हुआ। लंका और बर्मा हीनयान को ही मानते रहे। तो ये यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है कि दो दो समूह हो गए थे, इसके दो ग्रुप में बंट गया था। और बंटने के बाद जो है फिर कुछ देशों में तो बौद्ध धर्म की एक जो महायान शाखा का लोग अनुसरण करने लगे और जो दूसरे देशों में हीनयान का। तो ये ऐसे बट गया था दोनों समूहों में ये धर्म। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया और कुषाण वंश के जो लोगों की बात यहाँ पर की जा रही है, उन्होंने भारतीयकरण कैसे किया, जो भारतीयों की जो हमारे यहाँ की परंपरा थी, रीति रिवाज थे, उनको उन्होंने अपना लिया और वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए, अर्थात पूरी तरह वो भारतीय हो गए। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चलती रही। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो वे ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने एक निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक जिनका नाम चंद्रगुप्त था, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त की बात की जा रही है, नए हमलावरों को उसने मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की उसने स्थापना की। अब आगे देखिए, तो ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी है कि पुराने इतिहास पर यदि हम नजर डालते हैं, जो हमारा भारतीय इतिहास है, तो उसमें क्या है कि बहुत सी विदेशी जातियां समय समय पर बार बार हमारे देश में आक्रमण करती रही। तो वो उनमें आक्रमण करने के बाद बहुत सी जातियां जो है यहीं पर रच बस भी गई और उनके बाद वो पूरी तरह से भारतीय ही बन गए। तो आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था,
तो भारतवर्ष के सामने ये समस्या थी कि नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे किया जाए। तो विदेशी जब यहाँ पर आते थे तो उन लोगों को भी थोड़ा समय तो लगता होगा, भारतीय लोगों को जो रहन सहन है, यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जो है उनको अपनाने में। अब आगे देखिए, हाँ पेज नंबर 49 पर देखिए। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया। तो ये बात तो हम लोग और आप लोग भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो उद्गम स्थान भारत ही था, क्योंकि बौद्ध ने जो है जन्म भारत में ही लिया, यहीं पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और निर्वाण भी उनका जो है भारत की भूमि पर ही हुआ। उन्होंने उपदेश भी यहीं दिया, निर्माण भी यहीं हुआ। और बौद्ध उसके बाद धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म में अपने विस्तार किया, और तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और विदेशों में भी इस बौद्ध धर्म को फैलाया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो है अंतरराष्ट्रीय एक विश्व धर्म बन चुका था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे ही उसका रूप और भी अधिक विकसित होता गया। अब आगे देखिए, गुप्त शासकों का जो समय था वो बहुत ही कैसा था। गुप्त शासन काल में बहुत से शासक बहुत शक्तिशाली हुए, और उसमें जो एक बड़ा नाम उभर कर आता है सामने वो है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को जो है, ये पेंसिल से आप अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। यदि एमसीक्यू का प्रश्न बन सकता है तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्यों? क्योंकि इनके शासन काल में है जो साहित्य और कला का बहुत अधिक विकास हुआ था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया में नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हूं कहलाते थे। गोरे, अब ये हूं जाति की जो है यहाँ पर इनकी बात की जा रही है। इन्होंने क्या किया? मुल्क में बड़ी लूटमार की और अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया और उनके सरदार मिहिर गुल को बंदी बना लिया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का परिचय दिया और उसे भारत से लौट जाने दिया। तो उसका परिणाम फिर मिहिर गुल को क्या भुगतना पड़ा इसके बदले? जैसे मिहिर गुल ने तो क्या उसको मारा नहीं, युद्ध में जब पराजित कर दिया तो उस पर उदारता दिखाते हुए उसको छोड़ दिया। और फिर उसने क्या किया? मिहिर गुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर ही कपटपूर्ण हमला कर दिया। तो वो चला गया पहले तो पराजित होकर अपने देश में, फिर वापस लौट कर आया और अपनी सेना को संगठित करके और दोबारा जो है कपटपूर्ण हमला उसने किया, धोखे से हमला किया उसने। उत्तर भारत में हुनों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यही रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा किया करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में वो फिर धीरे धीरे जज्ब होते गए, अर्थात घुलते मिलते गए, उसी में शामिल हो गए। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआनसांग, या इसका फिर दूसरा नाम युआन चुआन भी मिलता है, वो भारत आया था। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका
और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम से उठा रहा था। अब देखिए दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य से सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फूले फले। तो दक्षिण भारत में जो है यहाँ पर बात की जा रही है, मौर्य साम्राज्य का अंत हो चुका था और उसके बाद 1000 साल का जो समय रहा, उससे भी ज्यादा समय जो रहा, तो बड़े बड़े और राज्यों का वहां पर विस्तार हुआ। दक्षिण भारत तक अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत जो है उसकी पहचान या विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि दक्षिण भारत अपनी जो भी दस्तकारी है, बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उनकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। तो पुराने समय में जो है जहाजों के माध्यम से ही व्यापार हुआ करता था। वहां यूनान की बस्तियां थी और रोमन सिक्के भी वहां पर पाए गए। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा, क्योंकि दक्षिण जो है वहां तक जो विदेशी हमलावर थे वो वहां पर नहीं गए, उन्होंने वहां पर दक्षिण में आक्रमण नहीं किया, इसलिए वो दक्षिणी हिस्सा जो है प्रभावित नहीं हुआ। इसका परोक्ष प्रभाव ये जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। जब उत्तर भारत में जब विदेशी आक्रमण अधिक होने लगे, विदेशी आक्रमणकारी आकर यहाँ पर आक्रमण करने लगे, तो कुछ लोगों ने क्या किया, वो उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत में जाकर बस गए। और इन लोगों में से जो दक्षिण भारत में जो बसे, उनमें से कौन कौन से थे? शिल्पी और कारीगर, ये लोग शामिल थे। इस प्रकार से दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से भी अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते। अब आगे देखिए शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि बार बार जो है हमारे देश में विदेशी आक्रमण होते रहे, हमले होते रहे, उसके बाद दूसरे साम्राज्य जो है वो भी स्थापित होते रहे और उसके बीच शांति और व्यवस्थित शासन भी पूर्ण रूप से संचालित होता रहा। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जो 2-2, 3-3 वर्षों तक कायम रहा था। 2-2, 3-3 वर्षों तक उन्होंने अपना शासन वहां पर स्थापित किया और अपना राजकाज चलाया। कुषाणों जैसे लोगों ने भी उत्तरी सीमा से जो आए थे, जल्दी ही आपको इस देश की अपने आप को इस देश की और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप उठा लिया। तो यहाँ पर ये जो कुषाण है उनकी बात की जा रही है, ये विदेशी थे, लेकिन इन्होंने भी अपने आप को भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसके अनुरूप ये ढल गए। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक है। तो यहाँ पर जो इतिहास का जो सर्वेक्षण किया जाता है उसके आधार पर ये संकेत मिलते हैं क्या, कि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन का जो है लंबा समय जो है यहाँ पर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक। ये धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम। कुछ लोग जैसा मानते हैं कि अंग्रेजों ने ही आकर भारत में जो है क्या है, शांति और व्यवस्था कायम की, वरना इससे पहले तो भारत में जो है व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो ये धारणा गलत है। क्यों? अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा करता था। जब अंग्रेज आए और अंग्रेजी शासन कायम हुआ तो उस समय जो है देश की स्थिति बहुत खराब। अब आगे देखिए राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज्य जो है यहाँ पर कायम। यदि राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था उस समय यदि अच्छी होती भारत की तो अंग्रेज जो है भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते। प्रगति बनाम सुरक्षा। आगे देखिए भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी।
इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिसका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यह दिलचस्प बात है कि जहां भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है, लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर, तो यहाँ पर भारतीय दर्शन की बात की जा रही है कि वो व्यक्तिवादी है। भारतीय दर्शन कैसे? क्योंकि उसकी सारी चिंता है जो व्यक्ति के ही विकास को लेकर है। और वहां का जो भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था, उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का भी कड़ाई से पालन किया जाता था। अर्थात जो भारतीय समुदाय के जो लोग थे उस समय, और उस समय जो रीति रिवाज थे भारतीयों की, उनका बहुत ही कठोरता से पालन भी किया जाता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत ही लचीलापन था। तो ये इतनी जो नियम थे सख्त थे, लेकिन फिर भी कुछ लचीलापन जो है यहाँ पर देखा जाता है। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला ना जाता। यहाँ पर जो है कठोरता तो थी, लेकिन फिर भी सामाजिक नियम या कानून इतने कठोर नहीं थे कि जिनको क्या है बदला ही ना जा सके। जरूरत पड़ने पर उनको बदल भी दिया जाता है। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पुराने समय की जो बात की जा रही है, तो उसमें जो समन्वय जो किया गया था वो भारत में आने वाले विदेशी जो लोग थे उनके साथ ही नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच भी समन्वय किया गया था। उसके प्रयास भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इसमें विविधता होने के बावजूद भी एकता दिखाई देती। अब आगे देखिए भारत का प्राचीन रंगमंच। भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबंध, विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह से स्वतंत्र था। तो इसका जो मूल उद्गम है पुराने समय से यदि देखा जाए तो ऋग्वेद की ऋचाओं के जो संवाद है वहां से मिलता है। रामायण और महाभारत में भी नाटकों का उल्लेख मिलता है। रामायण महाभारत जो हमारे महाकाव्य हैं उनमें भी कुछ नाटकों का उल्लेख किया गया। उसके बाद ईस्वी पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी कुछ नाट्य रूपों का वर्णन किया है। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र जो है नाटक से संबंधित एक रचना है और ये ईसा की 3री शताब्दी की रचना इसे कहा जा सकता है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती है जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो। अब ये माना जाने लगा कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटककारों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक मिले ही नहीं। ऐसे नाटककारों में भाग जो है एक नाटककार है ये, तो इनका उल्लेख मिलता है और इनके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के, जितने भी संस्कृत नाटक जो लिखे हैं संस्कृत के कवियों ने उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, नाटककारों की बात की जा रही है, तो उनका जो है प्राचीनतम नाटक जो है उनमें अश्वघोष का नाम आता है। फिर अश्वघोष जो है धर्मपरायण बौद्ध हुए और अश्वघोष ने जो रचना लिखी बुद्ध चरित्र। अब इसको बच्चों यहाँ पर जो है बहुत से संस्कृत के कवि और नाटककारों का उल्लेख है और उनकी रचनाएं भी, तो आप लोग पेंसिल से आपको बताते जाऊंगी, आप लोग को अंडरलाइन करनी है, ठीक है। जैसे अश्वघोष है उनकी रचना है बुद्ध चरित्र। उन्होंने कौन सी रचना की थी? बुद्ध चरित्र इनकी रचना मानी जाती है। तो बुद्ध चरित्र में इन्होंने जो महात्मा बुद्ध है उनकी जीवनी का उल्लेख किया है और ये ग्रंथ उस समय में बहुत प्रसिद्ध हुआ
बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में भी ये बहुत लोकप्रिय हुआ। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1779 ईस्वी में हुई, जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। तो यूरोप में जो है भारतीय नाटक के बारे में उनको कब पता चला, भारतीय नाटकों की पहचान उनको कब से हुई, जब कालिदास का जो शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है और उसका अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स के बाद। और सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर ही जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो महाकवि कालिदास हैं संस्कृत के महान रचनाकार माने जाते थे, आज भी नाम उनका की रचनाओं के कारण ही उनको याद किया जाता है। तो इन्होंने जो इनकी जो रचना थी, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक इनका रहा अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसका अनुवाद अन्य कई जगह जो विदेशी भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया, लेकिन सबसे पहले किया था सर विलियम जोन्स ने। उसके बाद ही यूरोप में अर्थात विदेशों में जो है वहां के लोगों को इसके बारे में पता चला। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे जर्मन में भी इसका अनुवाद हुआ, फ्रेंच में भी हुआ, डेनिश और इटालियन में भी बाद में इसके अनुवाद मिले। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की जो इसकी नायिका है इस नाटक की अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो उसकी बहुत अधिक उन्होंने प्रशंसा की। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया। तो यहाँ पर जो है कालिदास की बात उल्लेख है। तो कालिदास जो महाकवि थे उनको संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया। इनका जो समय है उसके बारे में थोड़ा मतभेद मिलता है। माना जाता है कि वे दरबार जो विक्रमादित्य के शासनकाल में वो उज्जैनी में थे और उनके दरबार के जो 9 रत्न थे उनमें से एक कालिदास भी थे। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत, और उसमें जो है तो क्या इसमें इसकी जो कहानी है, कथानक जो है उसका आधार क्या है कि एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा ऋतु में एक बादल के माध्यम से वो अपना संदेश भेजता है, और उसी पर आधारित फिर ये रचना है। कालिदास से संभवतः काफी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी शूद्रक, लेकिन कालिदास से पहले भी एक जो प्रसिद्ध रचना का नाम आता है शूद्रक, और उनकी रचना है मृच्छकटिकम। शूद्रक ये जो है नाटककार का नाम है और मृच्छकटिकम ये रचना, और मृच्छकटिकम इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी भी प्रस्तुत करता है। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक प्रसिद्ध और नाटक लिखा गया। तो विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त जो है ये नाटककार का नाम है और मुद्रा राक्षस ये इनकी रचना है। तो इसको अंडरलाइन करते चलिए बच्चों, मैंने आपको जैसे कहा था पहले, यह एक विशुद्ध राजनीतिक नाटक था जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया। राजा हर्ष जिसने 7वीं सदी ईस्वी में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं। 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति, ये भी संस्कृत के नाटककार हैं, जो संस्कृत साहित्य का चमकता हुआ सितारा था। तो भवभूति जो है कालिदास के बाद यदि दूसरे नंबर पर इन्हीं का स्थान आता है। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप में उसमें कमी दिखाई देने लगी। प्राचीन नाटकों की कालिदास तथा अन्य लोगों की भाषा मिली जुली है संस्कृत, और उसके साथ एक प्राकृत संस्कृत की बोलचाल के रूप में प्रचलित थी। उसी नाटक में शिक्षित पात्र जो है संस्कृत भाषा में बोलते हैं और असामान्य अशिक्षित जन समुदाय जैसे स्त्रियां प्राकृत में बोलती हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच एक समझौता हुआ था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते। इस ऊंचे दर्जे के साहित्य रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोक मंच भी रहा। हाँ बच्चों, आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था इसमें कई जो
कवि और नाटककारों के नाम आए हैं और उनकी रचना, ये सब अंडरलाइन किया है ना आपने? जवाब दीजिए बच्चों। हाँ, जवाब नहीं आ रहा, आप बोल नहीं रहे आप लोग कुछ। यस मैम। यस किया है ना? हाँ, आप कितनी देर में जाके एक बच्चा बोलो। अब आगे देखिए, संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। तो संस्कृत भाषा का महत्व जो है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत है। इसके बावजूद भी वह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी हुई है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया। इसका प्रसार हुआ पर इसने अपने मूल रूप को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्तियां और शैली की जो सादगी थी उसे खो दी। तो सर विलियम जॉन्स, हाँ, सर विलियम जॉन्स ने जो है संस्कृत भाषा की के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है उन्होंने, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी भी पुरानी, उसकी बनावट अद्भुत, यूनानी भाषा के मुकाबले वह अधिक पूर्ण है, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में जो है बताया गया है और ये विचार जो है सर विलियम जोन्स के। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, 2 लाइनें बच्चों। पर दोनों के साथ वे इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है जो शायद अब मौजूद नहीं रहा। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की भी जननी। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की ही देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में वे जीवित। हाँ, आगे देखिए बच्चों, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तन से ही नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है, जहाँ भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने जो है हमारे देश के लिए लिखा है कि हमें किसी भी युग में यदि उसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस युग की यात्रा करनी पड़ेगी। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर भी बहुत व्यापक प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत भी कहा जाता है, लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियां नहीं मिलती, बहुत से अंतर विरोध हैं, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हैं और इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र भी हैं। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का भी अनुवाद किया गया है। यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिलती है, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों की विशाल खंडर, विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदुर में। तो ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला भी अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता। दूर दूर तक फैले हुए उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और महत्वपूर्ण मार्गों पर भी कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर ही किया गया।
जिस तरह, जैसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय ये क्या था, कंबोज था। जावा, जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जौ का टापू। तो यह आज भी एक अन्न का विशेष नाम है। तो जौ जानते हैं आप लोग, ये एक अन्न है, अनाज ही है एक प्रकार का। और हमारे यहाँ तो हम लोग काम में भी लेते हैं इसे। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंधी प्राय खनिज, धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से ही होता था। इसका नामकरण खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। इसका नाम जो है, तो यहाँ पर बताया गया कि प्राचीन समय में कुछ जो व्यापार होते थे या उनके माध्यम से जो अनाज जैसे होते थे या धातु है, उनके आधार पर भी नाम रख दिए जाते। ये व्यापार ये व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में फिर धीरे धीरे बढ़ा। इन साहसिक व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ। पहले तो विदेशों में जो है, विदेशी जो थे वो हमारे भारत में कैसे आते थे, आक्रमण करने के लिए, और यहाँ पर जो भी धन दौलत थी उसे लूट कर ले जाते थे। लेकिन और उसके बाद विदेशियों से संपर्क कैसे रहा, कुछ व्यापार के लिए हमारे देशों से भी लोग जाते थे और कुछ विदेशों से व्यापार करने के लिए हमारे देश में आते थे। उसके बाद तीसरा नंबर आता है जो धर्म का प्रचार। जो धर्म का प्रचार करना चाहते थे उनका जो है विदेशों में बाद में जाना प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये समय अशोक के ठीक समय के बाद का था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांतों से ये हमें पता चलता है। भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। तो ये बात आप लोग भी जानते हैं कि पुराने समय में जो है व्यापार समुद्री मार्ग से ही हुआ करता है। ठीक है बच्चों, तो आगे अभी थोड़ा सा बाकी है ये पाठ, ये हम अगली, थोड़ा क्या काफी है, आज नहीं हो पाएगा इसमें। यस है मैम। ना, तो आज की क्लास में इतना ही, और जितना मैंने पढ़ाया उसको घर में एक बार आप और पढ़िए, है ना। ओके मैम। और जो आपको जो मैंने अंडरलाइन करवाई है उनको क्या है, आप अपनी जो हिंदी की नोटबुक है पाठ नंबर 4 हेडिंग डालना उसकी, और उसमें लिखना जितने भी यहाँ पर जैसे मेनांडर के बारे में बताया यस गया, मैम। भारत का जो नेपोलियन किसे कहा गया है, और उसके बाद जो हाँ, और संस्कृत के जो जितने कवि नाटककार हैं और उनकी रचनाएं, तो एक तरफ लिखना आप कवि का नाम या नाटककार का नाम, दूसरी तरफ उसकी रचना का नाम। कई आए हैं इसमें 8-10 या 10 से भी ज्यादा है नाम। तो ये सब काम भी आपके लिए आज का होमवर्क है, तो इतना आप काम थैंक यू करना। मैम फॉर ठीक टीचिंग है अस। बच्चों। यस मैम। हाँ, तो आप आज की क्लास में समाप्त करते हैं। और बच्चों एक मिनट रुकिए, थैंक यू फॉर टीचिंग। एक बच्चा तो अभी हुआ।